सो वेलकम स्टूडेंट्स टू पार्ट 2 ऑफ डिमांड चैप्टर। ये पार्ट 2 है डिमांड चैप्टर का, जो क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और हम लोग देखेंगे कि डिमांड कर्व में मूवमेंट्स कब आती हैं, शिफ्ट्स कब आते हैं। ये दो चीजें हम लोग अच्छे से इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट as price rises, देखिए वर्ड हम लोग कौन सा यूज करेंगे, rises, as price rises quantity demand falls, as price rises quantity demand क्या होती है, falls होती है, and as price falls quantity demand rises। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ डिमांड होती है ये काफी जनरल चीज है, मतलब ये बहुत इजी है समझना। ये सिंपल से आपको एक बात बता रहा है कि भाई किसी भी वस्तु की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाएगी, और अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फॉल हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, राइज होगी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। देखिए इस बात का मतलब क्या होता है, देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं वो ये 7 फैक्टर्स हैं, ये 7 डिटरमिनेंट्स हैं जो हमारे डिमांड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंपल सी बात बताएंगे, लॉ ऑफ डिमांड जब भी वर्क करेगा जब ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और डिमांड के अंदर जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, उसकी प्राइस की वजह से आएगा। तो काफी सिंपल हो गया अभी। तो जब डिमांड, क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज उसकी प्राइस की वजह से आएगा, बाकी किसी भी फैक्टर की वजह से नहीं आएगा, जब भी हमारा क्या अप्लाई होगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। तो बताइए फटाफट लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट as price rises quantity demand falls, and as price falls quantity demand rises, keeping other factors constant। बाकी सब फैक्टर्स को हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो डिमांड के अंदर, क्वांटिटी डिमांड के अंदर सिर्फ किसकी वजह से चेंज आना चाहिए स्टूडेंट्स, प्राइस की वजह से चेंज आना चाहिए। यहां पे हमारे कुछ अजम्पशंस है। देखिए अजम्पशंस में हम बहुत सिंपल, जो चेंज आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, प्राइस की वजह से। तो हम लिख देंगे, बाकी डिटरमिनेंट्स का नाम लिख देंगे और उसके आगे कांस्टेंट लगा देंगे। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि प्राइस चेंज होगी। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शुड रिमेन कांस्टेंट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन शुड रिमेन कांस्टेंट, सीजन एंड वेदर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो क्या किया हमने, सारे फैक्टर्स को क्या बता दिया कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी की प्राइस की वजह से चेंज आएगा, जब भी हमारा क्या अप्लाई होगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है कि जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाकी सारे फैक्टर स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चेंज सिर्फ किसकी वजह से आएगा, प्राइस की वजह से चेंज आएगा। ठीक है, अब हम जल्दी से इसका शेड्यूल बना लेते हैं, बहुत इजी, हमने पीछे भी बनाया था। ठीक है, इसका शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल में हम लोग एक तरफ प्राइस रखेंगे और दूसरी तरफ क्वांटिटी रखेंगे। देखिए यहां पे हम लोग रख लेते हैं प्राइस, यहां पे हम रख लेंगे प्राइस, और दूसरी तरफ हम लोग रख लेंगे क्वांटिटी। यहां पे प्राइस रख लेते हैं और यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड रख लेते हैं। तो प्राइस 1 2 3, ठीक है, 3 का ही शेड्यूल सफिशिएंट है।
तो प्राइस आपके राइज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, फॉल होगी। तो 5 4 3 बन गया अपना शेड्यूल। ठीक है, तो प्राइस राइज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड को क्या दिखाना है, फॉल दिखाना है, बन गया शेड्यूल। अब इसका हम लोग कर्व बनाएंगे, तो अभी कर्व तो हमें आता ही है बनाना, हमने अभी सीखा है पिछले वाले पार्ट 1 में। ये देखिए अपना कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम लोग प्राइस दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेट्स से यहाँ पे प्राइस दिखा देंगे, आप यहाँ भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जिस पे भी आपको मन मर्जी है वहां दिखा सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डिमांड दिखा देंगे और एक कर्व बना देंगे जो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ठीक है, इस तरीके का एक कर्व बना देंगे और हम बोल देंगे दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व, जो कैसा स्लोप्ड है स्टूडेंट्स, नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, नेगेटिवली स्लोप क्यों है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो अभी हमें लॉ ऑफ डिमांड अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखना है, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड की क्या लिख देनी है आपने, डेफिनेशन। तो ये लॉ ऑफ डिमांड की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन हो गई, इट स्टेट्स दैट एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी rises its quantity demand falls and the price of a commodity falls its quantity demand rises keeping other factors constant। तो अब हमने फिर सारे फैक्टर्स के नाम लिखने हैं जो प्राइस के अलावा सारे फैक्टर्स हैं और उनके आगे क्या वर्ड यूज कर देना है कि ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, हमारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहां मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, ये शेड्यूल दे देना है, इसमें आप ये दिखाओगे कि प्राइस अगर राइज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, फॉल होगी। तो ये जो इनवर्स रिलेशन है, इस इनवर्स रिलेशन को आप यहाँ पे शो कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फाइनली आप ये क्या बना दोगे, ये डिमांड कर्व आप बना दोगे, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एक्सेप्शंस देखेंगे स्टूडेंट्स क्विकली जहां पे ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। तो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं जहां पे ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो ऐसी पहली जो एक्सेप्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स, बोलिए, गिवन गुड्स। पहली एक्सेप्शन कौन सी है, गिवन गुड्स। दूसरी एक्सेप्शन कौन सी है, लग्जरियस गुड्स। थर्ड एक्सेप्शन है नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स। फोर्थ है रेयर आर्टिकल्स, रेयर आर्टिकल्स। फिफ्थ है स्टेटस ऑफ सिंबल, स्टेटस ऑफ सिंबल रिलेटेड गुड्स। एंड सिक्स हमारा हो गया फैशन रिलेटेड गुड्स। सिक्स कौन सा हो गया, फैशन रिलेटेड गुड्स। देखिए ये हमारे 6 ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। देखिए पहली एक्सेप्शन क्या है, गिवन गुड। गिवन गुड्स क्या होते हैं, देखिए गिवन गुड्स आर द चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स। चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं, ये थोड़े से चीपर क्वालिटी होते हैं और सस्ते गुड्स होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड प्राइस के कम होने की वजह से भी नहीं इंक्रीज होगी। ठीक है, ये इतने सस्ते गुड्स होते हैं, इतने चीप क्वालिटी के गुड्स होते हैं कि अगर इनकी प्राइसेस कम भी हो गई तो भी इनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर को लगेगा यार ये तो बहुत कम क्वालिटी के गुड्स हैं, ये हमें नहीं परचेज करने चाहिए। जैसे कोई आप देखोगे बनाना वाला आ रहा है, बहुत खराब बनानास हैं, तो श्रिंक हो रखे हैं, काले पड़ रखे हैं, तो वो आपको चाहे सस्ते क्यों ना दो, आप फिर भी आप नहीं लेंगे, आपको लगेगा इनको इतने रेट में भी लेना महंगा है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को आप क्या बोलेंगे, गिवन गुड्स, चीप क्वालिटी, वेरी चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स, जिनकी प्राइस कम होने पर भी डिमांड राइज नहीं होगी। तो मतलब यहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्राइस कम होने पे डिमांड क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी, बट गिवन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होगा, दे आर सो चीपर। ठीक है, लग्जरियस गुड्स। अब लग्जरियस गुड्स जो होते हैं वो अगर उनकी प्राइस ज्यादा भी है तो भी उनकी डिमांड कम नहीं होगी। तो जो लोग लग्जरियस गुड्स लेते हैं उनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो लग्जरियस गुड्स होते हैं वो जनरली कॉस्टली होते हैं। ठीक है, जैसे आप लग्जरियस गुड्स के साथ आप इसको भी समझ सकते हैं, स्टेटस ऑफ सिंबल को भी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को आप एक साथ समझ लीजिए, लग्जरियस गुड्स और स्टेटस ऑफ सिंबल गुड्स। तो लोग इसको अपनी लग्जरी दिखाने के लिए, अपनी स्टेटस को दिखाने के लिए, जैसे किसी ने डायमंड की रिंग पहनी हुई है, किसी ने बहुत हैवी डायमंड का नेकलेस सेट पहना हुआ है, या किसी ने कोई BMW गाड़ी ली हुई है, फेरारी गाड़ी ली हुई है, तो ये वाली जो गुड्स होते हैं ये
देखिए अपनी लग्जरी को शो करने के लिए, अपने स्टेटस को शो करने के लिए खरीदे गए हैं। तो ठीक है, तो इनकी प्राइसेस ज्यादा होने पर भी इनकी डिमांड कई कंज्यूमर्स कम नहीं करते, वो स्टिल इन गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो इन दोनों पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स जैसे एग्जांपल मेडिसिन। तो नेसेसिटी गुड्स की अगर मान लो प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो भी कंज्यूमर खरीदेगा। अगर इसकी प्राइस बढ़ भी जाए, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो भी कंज्यूमर इनकी डिमांड करेगा, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स है, जरूरत है। जैसे आपका सोल्ट हो गया, व्हीट हो गया, मेडिसिन हो गए, तो प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड होगी। तो ये भी किसके अगेंस्ट है, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। ठीक है, उसके बाद रेयर आर्टिकल। रेयर आर्टिकल्स कौन से होंगे, जैसे एग्जांपल मोनालिसा की पेंटिंग, ठीक है, कोहिनूर हीरा। तो मोनालिसा की पेंटिंग अपने आप में एक ही है वर्ल्ड में, ठीक है, एक ही पेंटर ने उसको एक ही पेंटिंग बनाया। तो अगर उसकी प्राइसेस ज्यादा भी हो जाएं तो भी हम उनकी डिमांड, अगर उसकी प्राइसेस कम भी हो जाएं तो भी हम उसकी डिमांड को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो कैसे आर्टिकल्स हैं, रेयर आर्टिकल्स है, लिमिटेड है। ठीक है, अगर कल को उनकी प्राइसेस कम भी हो जाएं तो भी हम उनकी डिमांड को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, अपने आप में ही कैसे है, रेयर आर्टिकल्स है। ठीक है, चाह के भी आपके पास है ही नहीं तो आप कहां से डिमांड उसको बढ़ाओगे। सिक्स्थ है फैशन रिलेटेड गुड्स। तो कई गुड्स और कई लोग होते हैं जिनको अपडेटेड रहना होता है फैशन रिलेटेड, जो जैसे हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं वो फैशन रिलेटेड गुड्स पहनते हैं, काफी मतलब एक्सपेंसिव चीजें वो पहनते हैं, जो भी फैशन में चीजें रहती है उनको वो यूज करते हैं। तो जो फैशन रिलेटेड गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर भी जनरली लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि इनको फैशन के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, तो फैशन के लिए खरीदा जाता है, तो चाहे इनकी प्राइसेस ज्यादा हो ये उनको मैटर नहीं करता, वो फिर भी इन गुड्स को क्या करेंगे, जो भी फैशन रिलेटेड पर्सन जो इन गुड्स को कंज्यूम कर रहे होंगे वो इनको परचेज करेंगे। तो ये आपके क्या हो गए, एक्सेप्शंस हो गए लॉ ऑफ डिमांड। इन 6 के 6 के सिचुएशंस में प्राइस के कम होने पर डिमांड ज्यादा नहीं होगी, या फिर प्राइस के ज्यादा होने पर डिमांड कम नहीं होगी। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड के क्या है, एक्सेप्शंस है, मतलब इन सिचुएशंस पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। देखिए मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, ठीक है, तो इस टॉपिक को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए डिमांड कर्व, पहली बात तो मूवमेंट कब शो करेगा, देखिए डिमांड कर्व मूवमेंट शो करेगा जब डिमांड के अंदर चेंज आएगा प्राइस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, जब डिमांड के अंदर चेंज किसकी वजह से आएगा, प्राइस की वजह से, उस कमोडिटी की प्राइस की वजह से अगर डिमांड के अंदर चेंज आएगा तो हमारा डिमांड कर्व क्या शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं कि अगर प्राइस राइज हो गई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो अगर हमें इसका डायग्राम बनाना है तो देखिए इसका डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो ध्यान से देखना, देखिए ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन, यहाँ पे हमने प्राइस रख लिया, यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांड रख ली। देखिए ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है जो अभी चल रहा है, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व चल रहा है वो हमारा ये है, और जो हमारी ओरिजिनल प्राइसेस हैं वो P0 और ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो Q0। ठीक है, अभी हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, प्राइस को राइज करना है। ये ओरिजिनल आपको पहले बना लेना है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व चल रहा है, ये इधर P0 हो गई, ये Q0 हो गई, तो ये पहले आपको ओरिजिनल वाली सिचुएशन है, इसको आपने बना लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सेकंड मिटा देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को राइज करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए प्राइस को हम लोग राइज करते हैं, ये मैंने प्राइस को राइज किया, ये मैंने प्राइस को राइज करके यहां पे लिख दिया P1। ठीक है, प्राइस को राइज किया, प्राइस को राइज करके लिख दिया P1। अब जब प्राइस राइज होगी तो देखिए क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस राइज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये आपका Q1 हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है,
डिमांड क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, और प्राइस आपकी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, प्राइस राइज हुई तो आपका डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखिए इसका ही अपोजिट, मान लो प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो P0 से प्राइसेस नीचे हो गई, प्राइसेस कम हो गई, देखिए तो आपकी क्वांटिटी कहां हो जाएगी, Q2 पे। प्राइस अगर आपकी P0 से P2 पे हो गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, Q0 से Q2 पे हो जाएगी। तो यहां पे आपकी डिमांड क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस वाली सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये दोनों ही चीजें किसकी वजह से होती हैं, प्राइस में चेंज आने की वजह से होती हैं। और इसी को स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, जब क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आए ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। जब एक कमोडिटी की प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यहां पे आपके क्या होंगे, डिमांड या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड का, या फिर आपके डिमांड का क्या होगा, यहां पे एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और यहां पे क्या कांस्टेंट रहेंगे, चेंज किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। तो बाकी जो अदर फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स, वो अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, यहां पे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट होंगे। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या बताओगे, बताइए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मींस इट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। एक कमोडिटी की प्राइस की वजह से जब उसकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, तो यहां पे आपकी डिमांड कर्व क्या शो करेगी, मूवमेंट शो करेगी। ठीक है, मूवमेंट शो करेगी, तो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, और दूसरा आपका क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगा। और यहां पे बाकी फैक्टर्स सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि चेंज जो आएगा मूवमेंट्स में वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, उस कमोडिटी की प्राइस की वजह से चेंज आएगा। इसके बाद होते हैं शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। ठीक है, इसके बाद जो है टॉपिक दैट इज शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। देखिए डिमांड कर्व में जो शिफ्ट्स आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, किसकी वजह से आएंगे, अदर फैक्टर्स की वजह से आएंगे। और यहां पे क्या कांस्टेंट रहेगी, यहां पे क्या कांस्टेंट रहेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। तो कोई भी कमोडिटी की जब प्राइस कांस्टेंट है और उसके 7 फीचर में से किसी और फीचर, बाकी जो 6 फीचर बच गए, उसकी वजह से उसकी अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसमें डिमांड कर्व क्या शो करेगा, शिफ्ट शो करेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन डिमांड। उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। और जो ये शिफ्ट होंगी वो 2 टाइप की होंगी, राइटवर्ड शिफ्ट, और दूसरी कौन सी होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो हम राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम देखते हैं कैसे होगा। देखिए ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, यहां प्राइस, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए यहां पे प्राइसेस कैसी रखनी है आपने, कांस्टेंट, क्योंकि प्राइसेस में तो यहां कोई चेंज आएगा ही नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और अब इसको कहां शिफ्ट करना है आपने, किसी फैक्टर की वजह से मान लो आपकी डिमांड बढ़ गई, प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से अगर आपकी डिमांड बढ़ गई, तो आपका डिमांड कहां शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो D1 है ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू डिमांड कर्व। ठीक है, DD क्या था आपका, ओरिजिनल डिमांड कर्व, और D1 क्या हो जाएगा आपका, न्यू डिमांड कर्व। तो बताइए राइटवर्ड शिफ्ट क्या होगा, जब प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो हमारी प्राइसेस क्या रहेंगी, कांस्टेंट होंगी, और हमारा डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्टवर्ड देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये हमारा डिमांड कर्व,
ठीक है। लेकिन ये डिमांड कर्व हमें यहाँ नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी अपने को प्राइजेस को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो लेट्स कीप प्राइजेस कांस्टेंट फर्स्ट। तो ये मेरी प्राइजेस हो गई, प्राइजेस कैसी रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये मेरा डिमांड कर्व है। अब किसी भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड कम हो गई तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और ये वाला जो मेरा होगा, इसको जनरली डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये वाला जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है, जो ये D1 है ये मेरा क्या हो जाएगा, न्यू डिमांड कर्व हो जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है, यहां पे क्या हो रहा है, डिमांड आपकी कहां शिफ्ट हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। और यहां आपकी डिमांड कहां शिफ्ट हो रही है, डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दोनों में ही जो आपकी प्राइजेस हैं वो स्टूडेंट्स कैसे रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगे। प्राइजेस कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसकी वजह से होगी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसकी वजह से होगी, प्राइसेस की वजह से होगी। और चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। ठीक है, यहां पे क्या कांस्टेंट रहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या रहेंगे, जो अदर फैक्टर्स होंगे वो सारे क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेंगे। और चेंज इन डिमांड में क्या कांस्टेंट रहेगी, बताइए क्या कांस्टेंट रहेगी, प्राइस यहां पे कांस्टेंट रहेगी। अब मुझे ये बताइए लॉ ऑफ डिमांड कहां एप्लीकेबल होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में या चेंज इन डिमांड में, जल्दी बताइए लॉ ऑफ डिमांड कहां एप्लीकेबल होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस its quantity demand falls and price of a commodity falls, its quantity demanded rises, keeping other factors constant। तो यहां पे क्या एप्लीकेबल होगा, लॉ ऑफ डिमांड यहां पे एप्लीकेबल होगा। और यहां पे स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा और यहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। आगे देखिए यहां पे डिमांड कर्व आपको क्या शो करेगा, डिमांड कर्व क्या शो करेगा, मूवमेंट्स। ठीक है, जिसमें जब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगी और दूसरी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगी तो दिस विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगी तो दैट विल बी अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट, तो दो टाइप के होंगे, मूवमेंट शो करेगा। बेसिकली ये याद रखना है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे क्या शो करेगा आपको, डिमांड कर्व शिफ्ट्स शो करेगा। ठीक है, यहां पे क्या करेगा, डिमांड कर्व शिफ्ट शो करेगा। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो ये आपका कौन सा शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। यहां पे हम लोग राइज फॉल वर्ड यूज करते हैं, यहां पे हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डिमांड बढ़ेगी तो क्या वर्ड यूज करेंगे, राइज। और डिमांड कम होगी तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फॉल। लेकिन यहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंक्रीज। अगर डिमांड बढ़ेगी तो इंक्रीज और डिमांड घटेगी तो डिक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस हो गया चेंज इन डिमांड और चेंज इन। अच्छा, इसके बाद आप इसके डायग्राम्स बना सकते हो, इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दिखा सकते हो और इसमें आप राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा सकते हो। तो मतलब आप 6 नंबर के लिए बहुत सारा चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट 2 में जो हमने लॉ ऑफ डिमांड किया और चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी, शिफ्ट्स, मूवमेंट्स, ये आपको सारे क्लियर हुए हैं। ये जो हमने पूरा किया है पार्ट 1 पार्ट 2 का, आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पूरे पेजेस मिल जाएंगे, जिसको एज अ नोट आप यूज कर सकते हो, अपने खुद के नोट्स मेकिंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन और पढ़ते रहिए और अपने 11th क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिए। आपको पढ़ाई भी करनी है और लाइफ को भी एंजॉय करनी है। थैंक यू।